गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक होगा लाइन एंड एंगल्स। इसके बारे में हम सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी इसके जो यूज होंगी इस चैप्टर में उनके बारे में हम जानते हैं। लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या होता है और ऑब्ट्यूस एंगल हैं, इस जो एंगल्स के टाइप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला डेफिनेशन है, पहली हमारी डेफिनेशन है लाइन। लाइन क्या होती है? ए लाइन इज अ सेट ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट विद नो कर्व्स। नो कर्व्स का मतलब उनमें किसी भी टाइप का कोई भी झुकाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इस टाइप से हम ले रहे हैं जो पॉइंट्स इस टाइप से ले रहे हैं, इस टाइप से पॉइंट नहीं ले सकते हैं, इसलिए बोला नो कर्व्स। उसमें कोई कर्व से टाइप का नहीं होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे सारे। तो मेन वर्ड है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मीनिंग होता है कि सारे पॉइंट जो भी होंगे वो सारे एक ही रेखा में बिलोंग करेंगे। एंड एक्सटेंड लिमिटलेसली। लिमिटलेसली का मतलब उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में भी इन्फाइनाइट तक जाएगी और राइट साइड में भी इन्फाइनाइट तक जाएगी। इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ए लाइन। जैसे लाइन, एक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है लाइन का। इसमें ये जो लाइन बनी है, जो डार्क डॉट दिख रही है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं और बहुत ही एक दूसरे के क्लोज हैं। छोटे छोटे से पॉइंट एक दूसरे के क्लोज हैं और एक ही कोलिनियर है, मतलब एक ही रेखा में बिलोंग कर रहे हैं। और ये डॉट डॉट दिखा है, इसका मीनिंग ये है इन्फाइनाइट तक जा रही है। मतलब इस टाइप जो लेफ्ट साइड है इसमें भी इन्फाइनाइट तक जा रही है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, और राइट साइड में भी इन्फाइनाइट तक जा रही है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जैसे कि हमें अब सेगमेंट से पता ही चल रहा है, सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? कोई एक छोटा सा हिस्सा। तो हमारी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट होता है ए पार्ट और पोर्शन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट में जो हमें इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के कोई ना किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर रुक जाते हैं। तो ये जो हमारी थी पहले जो डॉट डॉट करके दिखाई, ये हमारी टोटल लाइन है। उसमें से हमने एक छोटा सा पोर्शन काट लिया कि ए बी, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया ए बी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम किसी ना किसी, जैसे पैमाना है, इंची टेप की हेल्प से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं कि हमारी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है। अगला है हमारा रे। रे क्या होती है? रे जैसे आप जानते ही होंगे, जैसे जो हम अपने अगर रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, टॉर्च यूज़ करते हैं, टॉर्च है, बल्ब है, इस सबको अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। ए रे इज ए पॉइंट ऑफ द लाइन हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट। वन फिक्स्ड पॉइंट का मीनिंग जहाँ से, जैसे हम अपने हाथ में जब टॉर्च पकड़ते हैं तो वो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, लेकिन जब उसको हम ऑन करते हैं तो उसकी जो रे कहाँ तक जाती है हमें खुद नहीं पता होता है। तो ए रे इज ए पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव एंड। मतलब एक जो टॉर्च है उसका एक पॉइंट तो एंड पॉइंट होगा, दूसरे का हमें नहीं पता एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, तो उसको हम रे बोलते हैं। तो जहाँ पर ये दिखाया गया है एरो, इसका मतलब है ये इन्फाइनाइट तक जा रही है इस पॉइंट से, और ये जो पॉइंट दिखाया गया है इसको बोलेंगे हम फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये हमारी क्या हो गई? रे हो गई है। नेक्स्ट हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन। थ्री आर मोर पॉइंट्स, मेन जो यहाँ पर मेन वर्ड याद करने का है वो 3 पॉइंट्स होने चाहिए या मोर पॉइंट्स होने, 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स पर कभी भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो कोलिनियर लाइन है या नॉन कोलिनियर लाइन है, क्योंकि हम कोई भी अगर 2 पॉइंट्स लेंगे, कहीं पर भी ले लें, चाहे यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ऐसे ही चाहे हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, इनको भी कभी मिला देंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो दो में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि हमारी लाइन कोलिनियर लाइन है या नॉन कोलिनियर लाइन है। तो इफ़ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 और या मोर पॉइंट्स एक ही लाइन में बिलोंग कर रहे हैं या एक ही बिलोंग में लाई कर रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एंड अदरवाइज इट इज ए नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे दिखाएं, हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए, या इसमें एक पॉइंट्स और भी ले सकते हैं, इसके आगे एक चौथा पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, इसको भी मिला दें, तो हम देखेंगे सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे गिवन 1 2 3 4 जो पॉइंट्स हैं ये सब हमारे कैसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसमें देखेंगे, इसमें हम 4 पॉइंट्स लिए हैं, 5 पॉइंट्स भी ले सकते हैं क्योंकि मोर पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। इसमें देखेंगे पहले तो ये सीधे रेखा गए, फिर स्ट्रेट हो गया, फिर से रुक गया। देखा जाएगा तो चारों पॉइंट्स एक सीधी रेखा में लाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इतना पढ़ लिया। इसके बाद हमारा है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल इज ए फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिएंटेड फॉर्म द सेम एंड पॉइंट। अगर 2 रेज हैं, जैसे 2 रेज हैं वो एक ही पॉइंट पर ओरिएंटेड होती हैं, तो जो उन दोनों ओरिएंटेड होने से जो हमारा एक बीच में एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम 2 रेज लेते हैं, एक हमने रेज ली है, ये तो रेज ये रही O और ओ ए रेज, ये ओ ए रेज हमारी। दूसरी रेज ली हमने ओ बी रेज,
ओके, या इसका कोई दूसरा नाम ले लें, हमने इसको ए बी लिया, इसको बी सी ले लेते हैं। अगर हम इनको रेज लिया, अगर ये दोनों रेज एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पर ओरिएंटेड हो जाएं, जैसे इस टाइप से कि एक रे ये वाली हो गई हमारी ओ, इसको तो नाम फिर चेंज करना होगा, ये रेंज हो गई और इनका एंड पॉइंट ये एक और ये यहाँ पर सी, तो जो यहाँ पर ये मिल रही हैं इनका फिर नाम चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम डी करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। हमने यहाँ पर दोनों नाम अलग अलग लिए हैं, तो इसके बीच का जो ये मेजर, जो ये एंगल ये जो बनेगा बीच में, इसको मेजर जो करेंगे उसको हम बोलेंगे एंगल। और इन जो हमारी आर्म हैं इन दोनों से इसको बोलेंगे, आर्म से जो बनेगा उसको आर्म ऑफ द एंगल, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा वर्टेक्स, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे यहाँ पर हम दो एक एग्जांपल के तौर पे दिखाए हैं कि एक एंगल ये है, एक रेज हमारी ये ऊपर की ओर जा रही है, एक रेज हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, और दोनों रेज मिलकर एक ही पॉइंट पर मिल रही है, तो इनके बीच में जो एंगल मेजर हो रहा है, इसके बीच में जो मेजर हो रहा है जिसको हम किसी से नापेंगे, और तो उसके क्या बन रहा है उसको एंगल बोलते हैं। ऐसे ही इसमें एक रेज इधर जा रही है और एक रेज ऊपर की ओर जा रही है, वो भी राइट साइड में जा रही है, तो इनके बीच में जो ये बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगल किस टाइप के, कितना टाइप के एंगल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, अब इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एंगल्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो हमें यूज जो एक्सरसाइज में हम जिन एंगल्स का यूज करेंगे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वह एंगल होता है कि जिसमें जो हमारा एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल 0 और 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर एक एंगल हमारा कोई, जैसे ये हमारा एक जो एंगल बन रहा है ये x इक्वल टू अगर हमारा 40 डिग्री है तो हम इसको बोलेंगे ये कैसा हमारा एंगल है, एक्यूट एंगल है। यहाँ हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो जाए, 40 डिग्री हो जाए, 80 डिग्री हो जाए, 85 डिग्री हो जाए, 79 डिग्री हो जाए, तो हम बोलेंगे उसको एक्यूट एंगल है। लेकिन जैसे ही हमारा ये अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब हम इसको एक्यूट एंगल नहीं बोल सकते हैं, या 0 डिग्री हो जाए तो हम इसको एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे, उस केस में ये हमारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं। तो उस टाइप वो एंगल जो हमारा एंगल है वो अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल में क्या है, इसमें कंडीशन फिक्स होती है, इसमें y की वैल्यू जो हमारे जो बीच का एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू ना तो किसी के बीच में बिलोंग करती है, किसी के बीच में बिलोंग नहीं करती, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर जो हमारा एंगल है अगर ये 40 डिग्री है तो इस वाले कैटेगरी में बिलोंग करेगा, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो इसको इस कैटेगरी में हम रखेंगे तो उसको बोलेंगे मैं राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इस टाइप का एंगल कि जो हमारा 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो, 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 डिग्री से लेस देन हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे इसके बीच में कौन कौन से बिलोंग कर जाएंगे, 110 डिग्री का अगर कोई भी ट्रायंगल एंगल बनाते हैं, जैसे हम इसको बनाएं, एक ये हमारा एंगल कितना 110 डिग्री का, तो हम उसको बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल है, या 150 डिग्री का है, 160 डिग्री का है, या 179 डिग्री का है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। लेकिन जैसे ही एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री का हो जाएगा तब ये हमारी कंडीशन होल्ड नहीं होती है, तो उस केस में ये कंडीशन फेल हो जाती है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बोल सकते हैं। जब हमारा एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो जाता है तब उस केस में हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जब यहाँ पर देखेंगे ये 2 रेज हैं, एक तो ये रेज है वो इस साइड से रेज गई लेफ्ट साइड में, एक ये रेज है, जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो हमारा इन जो 2 रेज के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में बिलोंग करना चाहिए। इसके बीच का कोई भी एंगल होगा तो हमेशा उसको हम बोलेंगे ये हमारा एंगल कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल है। जैसे 181, 182 या 299 डिग्री भी है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 2 एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, यानी कि इस टाइप के 2 एंगल्स हमें चाहिए जिनका सम कैसा हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उसको बोल देते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल के तौर पे लिए हैं कि एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, तो इसमें कितना ऐड कर दें कि हमारा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो अगर हम इसमें 60 डिग्री ऐड कर दें, 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि अगर हम इसमें 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें 2 एंगल का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहाँ अगर हम ऐसे लेते हैं 75 डिग्री, हमें कोई एंगल दिया 75 डिग्री, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा हमारा 15 डिग्री।
50 डिग्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। या अगर हम लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 डिग्री ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। अगला हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। तो दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर हमें कोई एक एंगल दिया है 110 डिग्री और आपसे कोई ये पूछ ले इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसमें अगर सब 70 डिग्री ऐड कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो 70 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। या अगर जैसे कोई भी एक और एंगल लेते हैं, हमें दिया है 140 डिग्री, 140 डिग्री गिवन है, हमसे ये पूछा जाए सप्लीमेंट्री इसका एंगल कितना होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, 40 डिग्री था सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर हम ऐसे ना ढूंढ पाएँ तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे ये हमारा दिया 90 डिग्री, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो एक तो हमें पता है 30 डिग्री हमें तो गिवन है, इसमें कितना ऐड कर लें, सपोज कर लेते हैं इसमें x डिग्री ऐड कर दें, x डिग्री ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, तभी तो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री ऐड कर दें, तो x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब इसके बाद हम और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एडजेसेंट एंगल, अब हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट, कोई भी दो एंगल हैं उनको एडजेसेंट तब बोलेंगे इफ दे हैव द कॉमन वर्टेक्सेस। इसमें जो की पॉइंट हमारा क्या है, कॉमन वर्टेक्सेस। अगर देखा जाए तो हम इस फिगर को यहाँ पर देखते चलेंगे, जो हमारे पास इसमें कौन कौन से एंगल बनना है, ए बी डी एंड बी डी बी सी, ये बनना है। इसमें कॉमन वर्टेक्सेस कौन सा है, एक बी, जो बी है ये हमारा क्या हुआ है, कॉमन वर्टेक्स हो गया, बी हमारा कॉमन वर्टेक्सेस है। एंड द कॉमन आर्म, जो ये हमारे पास दो एंगल्स बनना है, एक तो ए बी डी और डी बी सी, इसमें कॉमन आर्म कौन सी है, बी डी, ये हमारी क्या है, कॉमन आर्म है, तो ये भी हमारा की पॉइंट हो गया। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, नॉन कॉमन आर्म हमारी है ए बी है, जिसको हम राइट से एक लाइन से कट कर रहे हैं, ए बी है एंड द बी सी है। इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल है, ये हमने इक्वल का मीनिंग यहाँ सिंबल नहीं समझा रहे हैं कि ए बी और बी सी है कैसी हमारे नॉन कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, जो ये किस साइड में होने चाहिए, जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड्स में होने चाहिए। कॉमन आर्म कौन सी है, बी डी, तो एक देखेंगे ए बी इस साइड में है और बी डी के जो बी सी है वो इस साइड में है। जो डिफरेंट नॉन कॉमन आर्म है वो हमारे कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होने चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से एंगल, डी बी सी एंड द ए बी डी, ये हमारे कैसे हैं, एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो वही लिखा है यहाँ पर, एंगल ए बी डी एंड द एंगल सी बी डी आर द एडजेसेंट एंगल, ये हमारे कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट है हमारा नोट। नोट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट, अगर दो एंगल हमारे कैसे हैं, एडजेसेंट हैं, देन देयर सम, उनका सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉन कॉमन आर्म। इसमें ये बोला है कि अगर हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल हैं वो हमेशा जो नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बनता है उनके सम के बराबर होता है। एडजेसेंट एंगल जो नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बनता है उसके सम के बराबर होता है। तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, जैसे ए बी और ए डी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा, एंगल ए बी सी बनेगा, तो एंगल ए बी सी। अब हमारे जो कॉमन आर्म है उससे एंगल कौन कौन से बनने हैं, ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड द डी बी सी, तो इसके ये इक्वल होता है। एक तरह से इसको हम ये सपोज कर सकते हैं, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जो कि हम जहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हमें ये यूजफुल होगा। नेक्स्ट हमारा लाइन पेयर ऑफ एंगल। लाइन पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, इफ टू नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी हैं, ओ ए क्या हमारी एक नॉन कॉमन आर्म है, एंड द ओ बी, ये हमारी दो नॉन कॉमन आर्म है, ये भी हमारा की पॉइंट है। बी ए एंड द बी सी, सॉरी बी ए नहीं होगा यहाँ पर, ओ ए एंड द ओ सी, ओ ए एंड ओ सी इज फॉर्म ए लाइन। किस फॉर्म में होना चाहिए, लाइन के फॉर्म में होना चाहिए। लाइन के फॉर्म का मतलब क्या होना चाहिए कि जो उनके बीच का एंगल है वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इनका जब एंगल बीच का देखेंगे तो हमारा 180 डिग्री हो रहा है, एक लाइन के फॉर्म में ही है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी एंड द बी ओ सी अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तब हम उसको ये बोल देंगे कि ये लाइन पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और जो इनसे मिलकर जो नॉन कॉमन लाइन है ये हमारी क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है।
अब हमारी प्रॉपर्टी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम दो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हमारा आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर इतने हम प्रॉपर्टीज को समझ सके हैं कि जो हमारे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म किससे फॉर्म बना होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट द पॉइंट ओ, जब दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे क्या बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल है, जस्ट उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है तो वो उसको क्या होता है? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। जैसे एंगल AOD, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा बन रहा है? BOC बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल AOD एंड द BOC आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOD एंड द एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही इसमें से यहाँ से देखेंगे, अगर एंगल AOC एंड द एंगल BOD कैसे होंगे? अगर देखा जाए एंगल AOC के जस्ट अपोजिट कौन सा बन रहा है? एंगल BOD बन रहा है, तो एंगल BOD कैसा हो जाएगा? हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा कोई भी बनाते हैं, जैसे अगर हमारी ये तो कोई लाइन हो गई है, इसको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ये हो गई है, इसको हम नाम दे देते हैं AB एंड इसको नाम देते हैं C और D। इसको वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की ऐसी कोई, जिसका नाम दिया हमने PO देते हैं। तो इसमें अगर हम पता करना चाहें इसमें कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तब हम देखेंगे जो एंगल AOD है, ये वाला एंगल, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल BOC बन रहा है, तो ये कैसे होंगे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अगर हम इसको नाम देना चाहें 1, 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ओके, और यहाँ पर बना है, देखो अगर हम यहाँ पर एक एंगल और भी बन रहे हैं, दो एंगल POD एंड द POB। अब इनका देखना चाहें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो इनके दोनों एंगल सेपरेटली बन रहे हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? AOC इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो सकता है। तो हम इसका वर्टिकली अपोजिट जो एंगल AOC है, इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो एंगल BOD होगा, ना कि ये वाला होगा DOP या POB, इनमें से कोई सा नहीं होगा। एंगल AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा BOD। इसका एंगल AOC का तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा BOD होगा। अगर हमें एंगल POD का वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? एक डॉटेड लाइन लेंगे जो PO से PO लाइन को और आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, इसको हम सपोज कर लेते 3 है, तो इसका जो जस्ट अपोजिट होगा इसको सपोज कर लेते 4 है, तो ये 3 और 4 कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसको सपोज कर लेते 5 है और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा बनेगा? ये बनेगा 6। तो 5 और 6 कैसे हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑक्जिम्स है। ऑक्जिम्स क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई दो लाइन है इंटरसेक्ट ईच अदर करती हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे इसमें बताया गया एंगल BOC और एंगल AOD दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आपस में कैसे होंगे? ये बराबर होंगे। एंगल BOC एंड एंगल AOD ये दोनों बराबर होंगे, और एंगल AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा एंगल BOD, तो एंगल AOC बराबर एंगल BOD हो जाएगा। ऐसे ही जो हमने एक यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो जहाँ पर देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे? एंगल बराबर एंगल होंगे। एंगल AOC और एंगल BOD भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों ही बराबर होंगे। और एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और एंगल 5 और एंगल 6 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो आपस में सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, हम 2 क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और शो करना है एंगल PQS इक्वल टू PRT, एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे कौन सी? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लाइन पेयर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर एंगल PQS प्लस के एंगल PQR इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। किसकी हेल्प से होगा? लाइन पेयर ऑब्जेक्ट्स। कौन सी? लाइन पेयर ऑब्जेक्ट्स के लाइन पेयर ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी। और एंगल PRT प्लस के एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सेम प्रॉपर्टी से।
अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस का सेकंड, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एंगल पी क्यू एस प्लस के एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस के एंगल पी आर क्यू। और हमें ये गिवन है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों में गिवन है। तो अगर हम पी क्यू आर इक्वल टू यहाँ पर क्या रख दें, पी आर क्यू रख देंगे, तभी हमारे दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ से एंगल पी क्यू एस प्लस के इक्वल टू पी आर टी। और ये हमारा क्यू कैंसिल हो गया क्योंकि हमें गिवन है यहाँ से एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमारे दोनों बराबर हैं। तो हमको ये प्रूव करना था एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी डी, ए बी एक लाइन है एक सी डी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें ये कंडीशंस गिवन है कि एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी एंड द एंगल बी ओ ई, ये इन दोनों का जो सम गिवन है हमें कितना है 70 डिग्री गिवन। इसको सपोज कर लेते हैं एंगल 1, इसको सपोज कर लेते हैं एंगल 2, यानी कि हमें गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी ये कितना गिवन है हमें 40 डिग्री, ये कितना एंगल हमारा 40 डिग्री एंगल है। तो हम एग्ज्यूम्स लगाएंगे कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये किसके बाई लाइन पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये कैसे एंगल होंगे, हमारे दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो एंगल 1 आएगा, इसकी जो वैल्यू एंगल 1 हम सपोज किए हैं, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 बराबर हमारा 70 डिग्री हो गया। अब हमको सब फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ ई यानी कि एंगल 2 को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो वाई इक्वेशन नंबर 1 वाई 1 से क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस के एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री माइनस के ये 40 डिग्री है, बी ओ डी एंगल बी ओ डी बराबर कितना 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तब ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस के 40 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमको फाइंड आउट करना है जो रिफ्लेक्स एंगल, हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी ओ ई क्या होगा, तो हम भाई एक ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे यहाँ से एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लाइन पेयर ऑब्जेक्ट से। इसी किससे हो जाएगा, लाइन पेयर ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों सम ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 30 डिग्री प्लस के 40 डिग्री, एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तब एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 70 माइनस करेंगे यानी कि 110 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि रिफ्लेक्स एंगल, अभी तो हमें सिर्फ इतनी की वैल्यू मिली है एंगल सी ओ ई की वैल्यू, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना होगा तब हम इसको 360 में से माइनस करेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस के 110 डिग्री। तब यहाँ से कितना बचेगा हमारा 250 डिग्री। 250 डिग्री इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द एंगल COE।